केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीड़बा देहरादून स्थित शौर्य स्थल का उद्घाटन किया और उत्तराखंड के वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य स्थल का अवलोकन किया, साथ ही शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की। इसके बाद रक्षा मंत्री शहीद जसवंत सिंह मैदान पहुंचे और वेटरन रैली में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने सोल ऑफ स्टील अभियान की भी शुरुआत की। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर देहरादून में शौर्य स्थल युद्ध स्मारक पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, उत्तराखंड के वीरों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र 1945 में बनाया गया आविष्कृत तंत्र बनकर रह गया है। यह अपने सदस्य देशों की चिंता को स्पष्ट करने में बिल्कुल असमर्थ है। इसे वक्त के साथ बदलाव की जरूरत है। उन्होंने नई वैश्वीकरण की व्यवस्था बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया और कहा कि अधिक लोकतांत्रिक व न्याय संगत दुनिया केवल अधिक विविधीकरण और क्षमताओं के स्थानीयकरण पर ही बनाई जा सकती है। मकर संक्रांति का त्योहार आज देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माघ मेले में पड़ने वाले दूसरे स्नान पर्व के मौके पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सर्दी के बावजूद श्रद्धालु स्नान और दान कर रहे हैं। माघ मेले के दूसरे स्नान और मकर संक्रांति के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में विशेष तैयारियां की गई हैं। आज पहला प्रमुख स्नान पर्व है। इस मौके पर प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार सहित उत्तराखंड के समस्त गंगा घाटों पर भी शनिवार तड़के से गंगा स्नान शुरू हो गया था, जबकि कुंभ के बाद सबसे बड़े मेले गंगा सागर में पवित्र डुबकी लगाने के लिए नागा साधुओं सहित लाखों श्रद्धालुओं ने कोलकाता के गंगा सागर बाबू घाट कैंप पहुंचकर मकर संक्रांति के इस अवसर पर पवित्र डुबकी लगाई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। बता दें कि सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। नागपुर में गडकरी के दफ्तर में 2 बार फोन कर धमकी दी गई है। पुलिस के अनुसार 14 जनवरी को 11:30 से 12:30 के बीच 2 बार गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में धमकी की कॉल आई, जिसमें हमें फिरौती दो नहीं तो केंद्रीय मंत्री गडकरी को जान से मार देंगे, ऐसी धमकी दी गई। साथ ही साथ दाऊद का नाम भी लिया गया। जानकारी के अनुसार नितिन गडकरी को धमकी वाली कॉल कर्नाटक की हुबली से की गई थी। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। बीजेपी ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाया और ट्वीट करते हुए कहा कि आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाना कांग्रेस नेताओं की आदत रही है और कांग्रेस ने तो आतंकियों की मौत पर शोक तक जताने का काम किया है। बीजेपी ने वर्ष 2016 में सोनिया गांधी द्वारा बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों पर दुख जताने के वाक़ये का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा। तो वहीं इसके साथ ही वर्ष 2011 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा उसामा बिन लादेन को उसामा जी और वर्ष 2017 में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा संसद हमले में दोषी करार दिए गए आतंकी अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहकर संबोधित करने के वाक़ये का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारतीय रेलवे भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने जा रही है। 17 फरवरी से इस 7 दिवसीय विशेष यात्रा की शुरुआत होगी। रेलवे के अनुसार गौरव टूरिस्ट ट्रेन भारत और नेपाल के 2 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को कवर करते हुए 7 दिन की विशेष यात्रा शुरू करेगी। श्री राम जानकी यात्रा रूट के तहत ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक चलेगी। इस ट्रेन से नंदीग्राम, सीतामढ़ी, काशी और प्रयागराज की यात्रा भी कराई जाएगी। भारतीय रेलवे ने कहा कि यह पहल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में टेलीविजन चैनलों को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंडे से संचालित होने वाले टेलीविजन चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल सनसनीखेज न्यूज़ों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने धनदाताओं यानी मालिकों के आदेश के अनुसार काम करते हैं।
जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने हेट स्पीच से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन न्यूज एंकर्स पर भी कड़े कदम उठाने का सुझाव दिया जो अभद्र भाषा को बढ़ावा देते हैं या इसमें शामिल होते हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में बीते दिनों दंगे हुए थे, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के समर्थकों ने देश की संसद में घुसकर उत्पात मचाया था। इस मामले में अभियोजक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि जेयर बोल्सोनारो को भी जांच के घेरे में लिया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आरोप है कि जेयर बोल्सोनारो ने अलोकतांत्रिक प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया, जिससे देश में हिंसा हुई। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस पर आतंकियों का हमला हुआ है। इस हमले में डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पेशावर के सरबंद इलाके में यह हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि हमला करने आए आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। आतंकियों के पास घातक हथियार और नाइट विजन ग्लास भी थे। इलाके के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमले में कम से कम 6 से 8 आतंकी शामिल थे। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर 2 तरफ से हैंड ग्रेनेड और नाइट विजन गॉगल लगे स्नाइपर गन से हमला किया। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 11 महीनों से युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन में अब तक बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई है। इसी बीच कीव में रूस के एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिलो ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर मिसाइल हमला किया गया। कीव के सैन्य प्रशासन ने कहा कि मिसाइल हमले में बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किस बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही कीव के मेयर ने लोगों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बेकाबू हो गया है। बताया जा रहा है कि चीन में 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 1 करोड़ मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ होने के बाद फिर से कोरोना का शिकार हो गए हैं। उनमें वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज की संख्या कम पाई गई है। चीन के विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार 140 करोड़ की आबादी वाले चीन में 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, चीन की चिकित्सा व्यवस्था भी चरमरा गई है। अस्पतालों में किसी भी तरह के बेड खाली नहीं है। जमीन पर लोगों के इलाज की जगह नहीं है। कोविड से मरे लोगों का देह संस्कार भी खुले में हो रहा है। दूर दराज के इलाकों में ना इलाज है और ना दवाई। लोग घरों में दम तोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल यहां 3 इनामी नक्सलियों समेत 4 उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों ने माओवादियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार और उपेक्षा से तंग आकर आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने बताया कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन पर इनाम घोषित था। ओडिशा में चल रहे हॉकी विश्व कप का आज दूसरा दिन है। न्यूजीलैंड ने जीत के साथ हॉकी विश्व कप में अपनी शुरुआत कर दी है। उसने पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रही चिली की टीम को 3-1 से हरा दिया। राउरकेला में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड के लिए लेन सैम ने 1 गोल किया, वहीं हीहा सैम ने टीम के लिए 2 गोल दागे। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भी 1 गोल कर दिया था। इस दौरान चिली के खिलाड़ी गोल के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। हालांकि वे मात्र 1 गोल आखिरी क्वार्टर में ही कर पाए, लेकिन इस टूर्नामेंट में खेल रही चिली की टीम को न्यूजीलैंड ने 3-1 से हराया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने ऑटो एक्सपो 2023 में हिस्सा लिया। यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रोटोटाइप से आगे बढ़ना चाहिए और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले असली वाहन बाजार में पेश करने चाहिए। उन्होंने इन कंपनियों को बायोफ्यूल और दूसरे हरित ऊर्जा आधारित कारों की लॉन्चिंग पर ज्यादा ध्यान देने को कहा। साथ ही कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पायलट परियोजना के आधार पर जल्द ही देश के कुछ पेट्रोल पंपों पर शुरू हो जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री वर्ष 2030 में शुरू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसे वर्ष 2024 से 25 से शुरू करने की तैयारी है।